दोस्तों यूपीटीटी 2021 में बीएड के अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे और बीटीसी के भी, लेकिन फिलहाल यूपीटीटी 2021 का जो प्रमाण पत्र वितरण है, ये कार्यक्रम बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और आपने जिस जिले में परीक्षा दी थी उसी जिले के डाइट पर जाकर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बीएड के अभ्यर्थी भी 1 to 5 में एलिजिबल माने गए थे, तो उनको भी 1 to 5 का जो सर्टिफिकेट है ये दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट बीएड को 1 to 5 का मिलेगा, ये उनके लिए फ़िलहाल तो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होते हैं और आगे अगर सिनेरियो बदलता है तो हो सकता है कि इसका लाभ भी अभ्यर्थियों को मिल जाए, क्योंकि निश्चित रूप से आपने देखा है कि कई बार बीएड को इन आउट किया गया है। 2011 में भी बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में इन था, फिर आउट हुआ, फिर 2018 में फिर इन हुआ। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में फ़िलहाल बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको 1 to 5 के लिए अगर वो उत्तीर्ण हैं, और ऐसी संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, कुल मिला के 2,20,065 अभ्यर्थी हैं बीएड वाले जिनको अंक पत्र दिया जाएगा। मतलब इतने लोगों ने ये परीक्षा पास की है। बीएड के 2,20,065 अभ्यर्थियों ने प्राइमरी टीटी की जो परीक्षा है उसको पास की है। फिलहाल अभी जो भर्तियां होंगी प्राइमरी में तो उसमें बीएड वाले एलिजिबल तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये सर्टिफिकेट उनके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेगा और ये उनको दिया भी जाएगा। मतलब ऐसा है कि जो सर्टिफिकेट वितरण है उस पर लगी जो रोक थी, हाई कोर्ट ने रोक हटा ली है। तो अब मामला ये बन रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, चाहे वो बीएड के हों चाहे वो बीटीसी के हों, सभी को अंक पत्र जो हैं वो दे दिए जाएंगे। अब आगे जो वैकेंसी जाएंगी उसमें जो भी शर्तें रहेंगी उसके मुताबिक अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन करेंगे। तो प्राइमरी टीटी में कुल 4,43,558 अभ्यर्थी जो थे वो उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें बीएड वाले 2,20,065 हैं। रोक हट जाने पर इन्हें भी अंक पत्र तो वितरित होगा, लेकिन यह प्राइमरी भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और भी खबर है कि लोकसभा चुनाव के बाद 17% तक महंगा हो जाएगा मोबाइल पर बात करना। मतलब ये कि सबसे कॉमन जो रिचार्ज होता है, मान लेते हैं कि आप जियो का सिम यूज करते हैं या कोई भी सिम आप यूज करते हैं, तो अगर आप 84 दिन वाला जो प्लान है उसका इस्तेमाल करते हैं और आप 666 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद आपको लगभग 780 रुपये देना पड़ेगा। 666 की जगह सेम प्लान के लिए 780 रुपये देना पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव के बाद 17% तक मोबाइल जो है ये महंगा होने वाला है। बहुत सारे लोग 2 सिम यूज करते हैं तो उनके लिए तो ये चीज़ें और भी महंगी होने वाली हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अफोर्ड करना ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि मोबाइल फ़ोन के बीच जो बहुत सारी कंपनियां थी, लगभग सारी कंपनियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और कंपनियों के ख़त्म होने के बाद देखो, कंपनियां अपने आप ख़त्म नहीं हुई हैं, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लाए गए कि कुछ लोग ही टिक पाए, बाकी लोग चले गए। अब मात्र गिनती के 2-3 ऑपरेटर बचे हुए हैं और 2 ही मान के चलिए कि एक जियो है जो कि राजा बन के बैठा है, दूसरा एयरटेल है जो कि उससे लड़ने का प्रयास कर रहा है, तीसरा वोडाफोन है जो कि घिसटते हुए चल रहा है, बस ऐसा मान के चलिए, क्योंकि अभी तक बेचारा 5G का स्पेक्ट्रम भी खरीद नहीं पाया या सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा पाया। बाकी एक बीएसएनएल है, तो वो तो बीएसएनएल ही है। अभी भी जो 2000 के आसपास जिस प्रकार की सर्विस थी बीएसएनएल की, बिल्कुल वही सर्विस आज भी है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखा ही नहीं। अभी भी 3G तक नहीं पकड़ता है, वो भी अभी 2G पर ही चलता है। तो ऐसी कंडीशन में मात्र 2 कंपनियों का विकल्प अभ्यर्थी ही समझो, ठीक है, लोगों के पास होता है। और इसमें बस लोग ज़्यादातर जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब क्योंकि मोनोपोली जो है वो बनती जा रही है, इसलिए अब वो जो कुछ भी करेंगे आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। फ़िलहाल बेहतर ये होगा कि जो साल भर का रिचार्ज है उसको अगर आप करवा लें तो हो सकता है कि अगले 1 साल तक इसका प्रभाव आप पर ना पड़े। और क्योंकि अगली बार जब आप रिचार्ज करवाएंगे जून के बाद तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, बेहतर होगा उसके पहले साल भर का करवा के निपट जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपीपीएससी एक नया विज्ञापन भी जारी करने जा रहा है। अब अभियंत्रण सेवा के विज्ञापन की तैयारी चल रही है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम संशोधन के लिए शासन से है मंजूरी मिलने का इंतजार। तो आपको पता ही है कि जो
2024 जनवरी 2024 में यूपीपीएससी ने जो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था। खैर एग्ज़ाम कैलेंडर का तो ऐसी तैसी हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर मामला ये है कि उसमें भी कई सारे पद ऐसे थे, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का भी पद था और साथ ही साथ यहाँ पर राज्य कृषि सेवा वाला पद था, एक अभियंत्रण सेवा वाला भी पद था। इस पर कहा गया था कि बहुत जल्द ही मतलब इस पर भी आपको स्पष्टीकरण मिला जाएगा और इसके बाद इसका विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। तो राज्य कृषि सेवा परीक्षा जिसके संशोधित पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलने के बाद आयोग ने 268 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। अभ्यर्थियों को अब बाकी भर्तियां शुरू होने का इंतजार है। आयोग ने जब 12 जनवरी 2024 को वार्षिक कैलेंडर जारी किया था तब उसमें कई भर्तियों का उल्लेख था, ठीक है। और ये भी कहा गया था कि शासन से अनुमोदन मिलने के बाद परीक्षाएं आरक्षित तिथियों में कराई जाएंगी। फिलहाल फ्रेंड्स राज्य कृषि सेवा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और बात अगर हम करें अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए तो सहायक अभियंता के लगभग 100 से ज़्यादा पदों का अध्याचन मिल चुका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती का विज्ञापन भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड का परिणाम भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि अप्रैल के महीने में ही, अप्रैल के अंत तक जो है पूरा जो परिणाम है वो तैयार कर लिया जाए और उसको जारी भी कर दिया जाए। तो यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि परिणाम तैयार करने में सावधानी बरती जा रही है, अंक पत्रों में कोई गलती ना हो इसके लिए क्रॉस चेक किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के नाम में बहुत बार मतलब इस बार बहुत कम गलतियां होंगी। स्कूल स्तर पर सत्यापन कराया गया था। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय उप सचिवों को अपडेट लिया जा रहा है। तो बहुत जल्दी आपको यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है ये भी देखने को मिल जाएगा। CUET यूजी में 13 विषयों की परीक्षा एक शिफ्ट में पेन पेपर से होगी। तो देखो क्या है कि 15 से 31 मई तक CUET का पेपर होना है। NTA पेन पेपर आधारित परीक्षा पर फैसला लेने के साथ जल्द ही डेट शीट भी जारी करने जा रहा है। NTA के पास इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस विषय में 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए इन विषयों की परीक्षा NTA पहली बार पेन पेपर आधारित करने पर जल्द फैसला लेगी। तो मतलब ये जो जनरल टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट है, ये सब पेन पेपर मोड में होगा। इस पर भी जो अभ्यर्थी हैं वो फोकस करें। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व DGP SK सिंघल से हुई पूछताछ को मामला जो है ये बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पूर्व DGP पुलिस महानिदेशक एवं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष SK सिंघल से पूछताछ की गई है। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई EOE की विशेष टीम ने सिंघल के बेली रोड स्थित आवास पर जाकर करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब किए हैं। सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए पिछले साल 1 अक्टूबर को परीक्षा ली गई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था। उस समय SK सिंघल ही सिपाही परिषद के अध्यक्ष थे। तो पुलिस सूत्रों के अनुसार EOU के SP के नेतृत्व में गई टीम ने करीब 2 घंटे तक सिंघल से पूछताछ की है और इस दौरान परीक्षा संचालन से जुड़े कई पहलुओं से संबंधित सवाल किए गए। परीक्षा के आयोजन, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर पूरी व्यवस्था की निगरानी आदि की क्या व्यवस्था थी, इससे जुड़ी जानकारी तत्कालीन अध्यक्ष से ली गई है। सूत्रों के अनुसार पूर्व DGP ने जांच टीम को पूरा सहयोग किया और सहजता के साथ सवालों के जवाब दिए हैं। उनके स्तर पर क्या कोई चूक हुई, इसकी भी जानकारी एकत्र की जा रही है। पेपर लीक या अनियमितता रोकने को क्या पहल और इंतजाम किए गए थे, इसकी भी जानकारी टीम ने ली है। दिसंबर में इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था पेपर लीक के बाद। और फ्रेंड्स आगे बढ़े तो जालसाजी की बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि इस प्रकार का प्रलोभन आपको देंगे कि आप कुछ पैसे दे दो और आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस जाल में फंस रहे हैं वो तबाह हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर 2 युवक पहुंच गए और फिर जब उनके सभी डॉक्यूमेंट्स की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि ये पूरी तरह से फर्जी है। ना तो उनका नियुक्ति पत्र ओरिजिनल है और ना ही जो उनको एंट्री पास मिला है वही ओरिजिनल है। अब क्योंकि गहनता से जब जांच की गई तो सभी जो दस्तावेज थे वो कूटरचित मतलब फर्जी पाए गए। तो इसके बाद देर रात तक पुलिस अफसरों को बुलाया गया। मामले में प्रथम दृष्टया कूटरचना और धोखाधड़ी की बात सामने आई।
तो रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की ओर से कैंट थाने में तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ। महिला अधिवक्ता और उसके भाई जिन्होंने इनके लिए एंट्री पास बना था फर्जी, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है कोर्ट की अनुमति से। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की, हालांकि इससे ज़्यादा और कुछ बताने से पुलिस ने इनकार किया है। तो बेसिकली बात यहाँ पर यह है कि गलत का नतीजा तो गलत होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि इस धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा था कि मृत्यु। हम प्रतिदिन लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी सोचते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार का सत्य यहाँ पर भी है। प्रतिदिन इतने बड़ी संख्या में लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग झांसे में आ ही जाते हैं और फिर अपना पूरा फ्यूचर जो है बर्बाद कर बैठते हैं। फिर आप फ्रेंड्स अवेयर रहिए, सावधान रहिए और अपने करियर के लिए मेहनत कीजिए। अवसर जो है बार बार नहीं मिलता है, जो भी अवसर आपको मिला है उसका पूरा उपयोग करिए। और अगर आप लोग करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, ये आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका सब्सक्राइब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो हमारा चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा व्हाट्सएप का, उस पर भी आपको बहुत सारी न्यूज़ और जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती हैं। टेलीग्राम भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको दे दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।